3 दिसंबर रविवार को घोषित 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के नतीजों से भारत राजनीति के 2 प्रमुख सवालों के जवाब खोजे जा सकते हैं। पहला, वो कौन से पहलू हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र वर्चस्व को समझा जा सकता है, और दूसरा, जो कुछ हद तक पहले सवाल से जुड़ा ही दूसरा सवाल है कि साल दर साल विपक्ष इतना कमजोर क्यों बना हुआ, विशेष रूप से कांग्रेस पर। नमस्कार, जोहार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार राष्ट्र राजनीति पर भाजपा का वर्चस्व एक कुशल राजनीति का नतीजा है, किस प्रकार हिंदी भाषी क्षेत्र के बड़े हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का वोट बैंक है, जो किसी भी चुनाव में पार्टी के संगठन को फायदा पहुंचाता है। सबसे पहले आप बीजेपी की जबरदस्त जीत को समझिए। कुछ मायनों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की बाहरी जीत एक पहेली की तरह है। हालांकि यह उनके लिए पहेली अधिक है जो बीजेपी की चुनावी जीत को समझाने के लिए संगठन की मजबूती और जनकल्याण के मॉडल पर अधिक जोर देते हैं। यह पहलू जरूरी है, मगर इससे हर जीत का निर्णय नहीं होता। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारों ने जनकल्याण की योजनाएं, जो पीपुल के लोगों के लिए जनकल्याण की योजनाएं लागू कर रखी थी। सर्वे रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में लोग अशोक गहलोत और भूपेश बघेल से संतुष्ट थे। साथ ही इन दोनों राज्यों में विभिन्न गुटों के बीच संघर्ष चलता रहा और बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने राज्यों के नेतृत्व को कमजोर करने की लगातार कोशिश की। पिछले 5 सालों में इन दोनों राज्यों में बीजेपी ने विपक्ष के तौर पर इसी भूमिका को निभाया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के राज्य नेतृत्व को दशक के शासन के खिलाफ नाराजगी का सामना करना पड़ा रहा। इसलिए बीजेपी की हर चुनावी जीत के लिए सिर्फ किसी खास कल्याणकारी योजना या बेहतर संगठन को जिम्मेदार मानने से बचना चाहिए। हालांकि बीजेपी के मजबूत संगठन का लाभ कर्नाटक जैसे राज्यों के चुनाव में नहीं मिला, कई चुनावों में हार भी मिली। अब बता दूं, नॉर्थ इंडिया में बीजेपी की जीत के 2 मुख्य पहलू हैं। पहला है ठोस विचारधारा पर आधारित एजेंडा जो हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में बढ़ा रहा है, और दूसरा एक भरोसेमंद और करिश्माई राष्ट्र नेतृत्व, मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप कह सकते हैं। एक करिश्माई राष्ट्र नेतृत्व जिससे यह विचारधारा आधारित एजेंडा उग्र चुनावी प्रचारों के लिए आगे बढ़ता है, उसी के जरिए आगे बढ़ रहा है। अब तो हिंदी भाषी क्षेत्र के बड़े हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का समर्थक वोट बैंक है, जो किसी भी चुनाव में पार्टी के संगठन को फायदा पहुंचाता है। जैसा कि राजस्थान के एक्सिस इंडिया टुडे के सर्वे में उच्च जातियों ने कांग्रेस को जितने वोट दिए हैं उसके 3 गुना ज्यादा वोट बीजेपी को दिए। राज्य की राजनीति में लंबे समय से चलने वाले ब्राह्मण, राजपूत और बनिया जातियों के बीच भेद कम हुआ। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में अन्य पिछड़ी जातियां इस पार्टी के समर्थन का सबसे मजबूत आधार है। एक्सिस इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में ओबीसी वोटरों के बीच बीजेपी की बढ़त पर ध्यान देना चाहिए। 26% पॉइंट की लीड राजस्थान के ओबीसी में और 24% पॉइंट की लीड मध्य प्रदेश के ओबीसी में, वहीं 26% पॉइंट की लीड छत्तीसगढ़ के ओबीसी में। ये ध्यान देना चाहिए, ये आंकड़े बताते हैं। अब यह दावा किया जा सकता है कि ओबीसी की प्रभावशाली जातियों में बीजेपी का मजबूत समर्थन है, जिस पर किसी बात का आसानी से असर नहीं पड़ता। कुछ ऐसे पहलू पर ध्यान देना चाहिए, जैसे 2 मौजूदा मुख्यमंत्रियों का ओबीसी होना और इस बात का लगातार प्रचार करना कि राजस्थान में ओबीसी कोटा को बढ़ाने और जाति जनगणना कराने की बात की गई थी। वहीं बघेल खेती पर निर्भर ओबीसी की जातियां जैसे कुर्मी और साहू के बीच काफी लोकप्रिय है। आपको शहरीकरण और प्रगति कर रहे ओबीसी के लोग खुद को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की विचारधारा और बीजेपी के करिश्माई नेतृत्व के ज्यादा करीब पाते हैं। जेआईएसटी टीआईएफ के राजस्थान पर शोध की जांच करें तो हम देखेंगे कि ओबीसी और उच्च जाति के वोटर लगभग एक तरह की सोच रखते हैं। यह पूछे जाने पर कि महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है या राज्य सरकार, तो 54% उच्च जाति और 48% ओबीसी वोटरों ने राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। जी हां, ये आंकड़ा सामने आया है, ये आंकड़ा निकाला गया। वहीं
दलितों और जनजातियों में यह प्रतिशत 31% और 33%, यानी कि मुफ्त में मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के सवाल पर उच्च और प्रभावशाली ओबीसी जातियां जैसे यादव, लोधी, गुज्जर, इनकी सोच स्पष्ट और बटी हुई है। इसके उलट इन सुविधाओं का अधिकार पिछड़ी जातियों, दलितों और जनजातियों वोटरों में अच्छा समर्थन है। विपक्ष या यूं कहें कांग्रेस का हाल, विपक्ष और कांग्रेस का हाल की बात करें तो मोदी ने अपने करिश्माई नेतृत्व में तीनों चुनावों में बड़ा जोखिम लिया है। ऐसी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने और आपसी मतभेद से निपटने के लिए जरूरी था मोदी किसी भी विपक्षी नेता के सामने एक मजबूत चुनौती है। वे सत्ता के खिलाफ किसी भी लहर का चुनावी लाभ लेना अच्छी तरह से जानते हैं। मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता के कारण किसी भी बड़े राज्य में कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मोदी काल में बहुमत के साथ सत्ता वापसी नहीं की। ऐसा आखिरी बार, आपको बता दूं, ऐसा आखिरी बार असम के 2011 के चुनाव में हुआ था जब तरुण गोगोई ने सत्ता में वापसी की थी। उसके बाद से ये देखने को नहीं मिला। अब अपना ध्यान विपक्ष की कमजोरी की तरफ देते हैं कि कमजोरी कर रहा कहां है, खासतौर पर कांग्रेस की ओर। इसमें से ज्यादातर कारण लंबे समय से मौजूद है और इसलिए इन्हें आसानी से आप भी, हम सभी समझ सकते हैं। पहला, कांग्रेस के पुराने नेता कमलनाथ इसका अच्छा उदाहरण है। अपने प्रभाव को खोने के एक दशक बाद भी राजनीति में बने हुए वे ना तो पार्टी को किसी प्रगतिशील एजेंडे को अपनाने देते हैं, ना ही राज्यों के स्तर पर प्रगतिशील विचार वाले किसी नेतृत्व को उभरने देते हैं। क्योंकि पुराने नेता परिस्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते, इससे पार्टी के भीतर भी किसी स्वस्थ प्रतियोगिता और नए नेतृत्व की संभावना को खत्म हो जाती है। पुराने नेता जाति जनगणना जैसे नए विचार के लागू होने में रुकावट पैदा करते हैं और इन तीनों चुनावों में मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में इस दौरान जाति जनगणना का मुद्दा लगभग किनारे यानी कहीं साइड कर दिया गया। हालांकि CSDS NDTV के सर्वे में वोटरों के बीच इस मुद्दे की अच्छी सहमति थी। वहीं गहलोत और बघेल जैसे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के काम का तरीका देखें तो न सिर्फ उन्होंने अपने प्रतियोगियों को किनारे लगा दिया बल्कि कांग्रेस के राज्य संगठन को भी हाशिए पर डाल दिया था। इसकी जगह पर उन्होंने नौकरशाही और कुछ मंत्रालय के सहायकों के भरोसे अपनी सरकार चलाई। एक कमजोर केंद्र नेतृत्व ने इन कमियों से होने वाले नुकसान को और बढ़ा दिया। हालांकि संगठन के कमजोर होने का यह नुकसान भी हुआ कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के प्रति संतोष के बाद भी इलेक्शन के दिन इस संतुष्टि को वोट में नहीं बदला जा सका और इसी बीच कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के उत्तरी सरगुजा और दक्षिणी बस्तर क्षेत्र में अपना समर्थन गंवा दिया है। यह हमें याद दिलाता है कि स्पष्ट वैचारिक एजेंडा नहीं होना कितना खतरनाक है। बात करें तेलंगाना में तो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत न सिर्फ संतोष के लिए है बल्कि आगे की रणनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक पॉजिटिव न्यूज भी यहाँ पे यानी कि पॉजिटिव चीज भी कांग्रेस के लिए देखी गई है। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की रणनीति उत्तरी भारत में अपनाई गई रणनीति के बिल्कुल उलट है। शायद इसका प्रभाव यही वजह रहा है। तेलंगाना में दलित और जनजाति वोटरों का एकजुट करने के प्रयास, किसानों के लिए सब्सिडी जैसे चुनावी वादों में, चुनावी लड़ाई में प्रगतिशील एजेंडे को शामिल कर दिया और इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को ऐसे भरोसेमंद नेतृत्व मिले जो विचारधारा के एजेंडे को आगे बढ़ा सकते थे। अंत में यही कहेंगे कि कांग्रेस भले ही इस बात के लिए खुद को तसल्ली दे सकती है कि अब वह दक्षिण भारत की प्रमुख पार्टी है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की स्थिति ज्यादा मजबूत है और ऐसा दिखता है कि 2024 या उसके बाद के कुछ सालों में भगवा वर्चस्व को कोई चुनौती नहीं मिलेगी। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, धन्यवाद। और यूं ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्कार।